हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रेजी कक्षा। तो आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो देखो एक सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन होता है प्रोग्राम्स का और इंस्ट्रक्शंस का, जो कि हमें बताता है कि हमारे कंप्यूटर को करना क्या है। मतलब कि ये हेल्प करता है हमारे कंप्यूटर को कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब आप पूछोगे इसके अंदर चीजें होती क्या है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर कोड होता है। कोड तो हम सबको ही पता है, इंजीनियर से कोडिंग करते हैं हम। लाइब्रेरीज होती है और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को बताते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक टास्क उनको परफॉर्म करना है। अगर उसके बाद हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियर्स तो हम सब हैं, ठीक है, हम सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग है क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग, मतलब कि कुछ बनाना, कुछ इनोवेट करना, कुछ यूनिक प्रिंसिपल्स को और मेथड्स को यूज करके, ठीक है। मतलब कि जिसमें हम प्रॉपर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लगा सके। अब हम कितने सारे प्रिंसिपल्स, न्यूटन के भी लॉ पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, ये सब चीजें क्यों पढ़ते हैं? टेक्निकल सब्जेक्ट तो हम सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में पढ़ते हैं ना। तो ये जो बेसिक चीजें पढ़ते हैं वो क्यों? जिससे कि हम प्रिंसिपल्स जान सके। फिर हम टेक्निकल सब्जेक्ट में आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल ले लो, उसमें हम उसका बेसिक प्रिंसिपल यूज करते हैं कि अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस क्रिएट करता है। ये क्या हो गया? एक प्रिंसिपल हो गया। तो इंजीनियरिंग क्या हो गई? इंजीनियरिंग हो गया कि कुछ ऐसा डेवलप करना, कुछ ऐसा बनाना जिसको हम कैसे बना सके, कुछ स्पेसिफिक, कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज करके। अगर मैं आप इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब आप खुद से सोचो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या हो गया? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जिसमें हम कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को, मेथड्स को यूज कर सकें, ठीक है। और ये क्या करता है? मेन गोल क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का? मेन गोल होता है कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो कि इफिशिएंट हो और रिलायबल हो, या फिर सिंपल टर्म्स में यूजेबल हो, टाइम के साथ चेंज हो सके, अपडेट्स आ सके और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, ठीक है। अब हमने ये सब तो पढ़ लिया। अब बात आती है नीड ऑफ फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अरे हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत क्या है? सबसे पहले क्या जरूरत है? देखो सॉफ्टवेयर तो सबको चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हम काम कैसे करेंगे सिस्टम पे? तो अब हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, तो सॉफ्टवेयर बनाना भी पड़ेगा। अब जितना बड़ा सॉफ्टवेयर होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, उतनी ज्यादा नॉलेज लगेगी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करती है? हेल्प करती है हमें किस चीज में? कि हम बड़े जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सके और छोटे स्मॉल मॉड्यूल पे काम करके फिर उनको ज्वाइन करके बड़ा कर सके। मतलब कि एक तरीके से जो भी बड़े सिस्टम को बनाना कॉम्प्लेक्स होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसे बहुत आसान बना देती है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। अब देखो जब भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, खुद से सोचो, हमने सोचा साइंटिफिक प्लानिंग लगाएंगे, साइंटिफिक मेथड्स लगाएंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं ये पार्ट भी तो होगा। सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें उसकी सारी ज़रूरतें भी पता होनी चाहिए, सारी कॉस्ट भी पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हेल्प से पूरा प्लान कर लेंगे कि हमें कितनी कॉस्ट चाहिए और बिना पैसों को वेस्ट करे हम किस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर को कम प्राइस में बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डायनामिक चेंज। अब डायनामिक चेंज क्या हो गया कि जैसे ही सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहेगी टाइम के साथ, मतलब आपको भी पता है कि हमारा जो है टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है टाइम के साथ साथ, ठीक है। टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है टाइम के साथ साथ, तो उसी हिसाब से हमारी डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है। डिमांड बढ़ती चली जा रही है तो नई नई टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है। तो जब हमने कोई पुराना सॉफ्टवेयर पहले बनवाया है तो वो तो आउटडेटेड हो गया ना, तो हमें क्या चाहिए? उसमें नई फीचर्स भी ऐड कराने। तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हेल्प करती है एक सॉफ्टवेयर को कि वो टाइम के साथ साथ सारे अपडेट्स ले सके और मतलब नई टेक्नोलॉजी के साथ ही चल सके। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट। अब हम खुद बताइए क्वालिटी मैनेजमेंट क्या हो गया? क्वालिटी मैनेजमेंट ये हो गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंश्योर करती है कि आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सके। पहले आपसे रिक्वायरमेंट लेगी, फिर सब चीजें चेक करेगी, आपको बेस्ट क्वालिटी
प्रोवाइड कराएगी। अब नेक्स्ट बात करें स्केलेबिलिटी। देखो जैसे यूजर बढ़ते चले जाएंगे, जैसे ही हमारे मतलब कि पॉपुलेशन एक तरीके से बढ़ती चली जाएगी, हमें ज़्यादा नीड पड़ेगी सॉफ्टवेयर्स की, तो कहीं ना कहीं हम एक तरीके से स्केलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी तो हम क्या कर सकते हैं, ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, यूजर्स के डिमांड के हिसाब से। टाइम मैनेजमेंट, जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो टाइमली कंप्लीट हो पाएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वजह से और बिल्कुल भी डिले नहीं होगा। मेंटेनेंस एंड अपडेट्स, जब हमारा सॉफ्टवेयर बन गया उसके बाद जब भी हमें नीड होगी नए मतलब कि नए अपडेट्स की, मेंटेनेंस की, तो वो हमें प्रॉपर टाइम पे मिलती रहेगी। नेक्स्ट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। जो भी हमारे प्रोजेक्ट में रिस्क आएंगे, चाहे वो टेक्निकल हो, फाइनेंशियल हो, इकोनॉमिकल हो, तो वो सब भी हम इजीली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हेल्प से उसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एक टर्म भी आती है, अब आगे पढ़ोगे, कि हम मतलब सॉफ्टवेयर जब भी प्लान कर रहे होते हैं जो हमें बनाना है, तो उसमें हम रिस्क भी चेक करते हैं पहले ही कि क्या क्या रिस्क हमें फ्यूचर में मिल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। अब सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है इसका प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ सोर्स कोड, ठीक है, या फिर कोई स्पेसिफिक टास्क जो कि किसी कोड में लिखा हुआ हो, ठीक है, ये एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर का सबसेट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट। अब सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, अब कोई सॉफ्टवेयर हमें बनाना है तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए, क्या क्या हमारे रिस्क आ सकते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सब कहीं ना कहीं लिखी हुई होनी चाहिए ना। या फिर जो हमसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा है वो क्या क्या चीजें चाहता है, क्या पता कल के दिन को वो बोल दे कि नहीं नहीं मेरी तो ये डिमांड थी ही नहीं, या फिर मुझे कुछ और ऐड ऑन कराना है। तो हमारे पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट। इसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है कि सॉफ्टवेयर का डिजाइन कैसा होगा, कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस के बारे में। अब गुड सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से हमारे क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक सबसे मेन होता है हमारा SRS डॉक्यूमेंट। SRS डॉक्यूमेंट क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें हमारी सारी रिक्वायरमेंट लिखी रहती है, जो जो हमारे यूजर को या फिर जो जो हमारे क्लाइंट को हमसे चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डिजाइन डॉक्यूमेंट। डिजाइन डॉक्यूमेंट बताता है, दिखाता है कि हमारा सॉफ्टवेयर बनने के बाद कैसा दिखेगा, उसका डिजाइन कैसा होगा। नेक्स्ट हमारा कोडिंग डॉक्यूमेंट के कौन से हम कोड यूज कर रहे हैं, क्या क्या हम लैंग्वेज यूज करेंगे, वो सब स्पेसिफिकेशंस इसमें लिखी हुई होती है। नेक्स्ट हमारा टेस्टिंग डॉक्यूमेंट। टेस्टिंग डॉक्यूमेंट हमें बताता है कि कौन कौन सी टेस्टिंग हम इस पे परफॉर्म करेंगे या फिर क्या हमारा टेस्टिंग प्रोसेस होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमें किस तरीके से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और किस तरीके से हमें अपने सॉफ्टवेयर को यूज करना है। जब आप एग्जांपल ले लो, जब भी हम वॉशिंग मशीन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो हमारे पास एक मैनुअल आती है, यूजर मैनुअल। तो उसी तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। और ऑपरेशनल मैनुअल होती है कि टेक्निकल डिटेल्स और सिस्टम की सारी स्पेसिफिकेशंस उसमें लिखी हुई होती हैं। नेक्स्ट हमारा यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस ये है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा वो कैसा दिखेगा, कहाँ पे उसमें बटन्स होंगे, कहाँ पे उसमें मेन्यूज होंगे, जैसा उसका क्या होगा, कैसे मतलब कि क्या उसका इंटरफेस होगा। जैसे कि ये है, इसका इंटरफेस कैसा दिखता है, यहाँ पे बटन्स हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे क्लिक करेंगे तो बटन आ जाएगा। तो कैसा वो दिखेगा, व्हाइट कलर का होगा उसका जो वो होगा बैकग्राउंड, ऐसा दिखेगा उसका, ऐसा लोगो होगा, आइकन्स होंगे, ये सब चीजें किस में आ जाती है, हमारे यूजर इंटरफेस में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर। एक अच्छे सॉफ्टवेयर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले हमारा जो गुड सॉफ्टवेयर होता है उसमें फंक्शनैलिटी बहुत डिपेंड करती है। तो पहला पॉइंट है फंक्शनैलिटी, कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारे क्लाइंट ने हमें बताई है, जो भी रिक्वायरमेंट्स उनको चाहिए वो फुलफिल हो रही हो, और जो भी वो डिजाइन है हमारा वो भी प्रॉपरली मतलब ऐसा ना हो कि उसमें बग्स हो, उसमें एरर्स हो, जब भी हम कुछ काम करने जाएं, ठीक है, तो तभी क्या हो जाए, उसमें बग्स आ जाए या फिर एरर आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फंक्शनैलिटी प्रॉपर होनी चाहिए,
बिल्कुल भी लैग ना करे, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी यही है कि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, कि कोई भी इंसान उसको इजीली यूज कर सके। ऐसा ना हो कि जो एक्सपर्ट लोग हैं वो भी उसको यूज कर पा रहे हैं, कि उसको हर कोई यूज कर सके। रिलायबिलिटी में हमारा आ जाता है कि इसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, ठीक है, और जो भी हम उसको आउटपुट दें वो प्रॉपर तरीके, जो भी हम उसको इनपुट दें वो एक्यूरेट आउटपुट जनरेट करके हमें दे। परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए कि वो क्विकली एकदम चल जाए, कितना ही लार्ज डेटा हो उस पर भी वो इजीली काम करे। सिक्योरिटी यही कि प्रोटेक्टेड हो, ठीक है ना, कोई भी उसको यूज ना कर सके, जैसे कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए, यूजर आईडी से ही हम लॉग इन कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ उसके अंदर क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। मेंटेनेबिलिटी यही है कि अगर कोई भी फ्यूचर में अपडेट आता है तो हम उसको इजीली अपडेट कर सके, या फिर उसमें अपडेट्स अवेलेबल हो। उसके बाद रीयूजेबिलिटी ये है कि जो भी सॉफ्टवेयर है वो अदर प्रोजेक्ट में या एप्लीकेशंस पे कहीं ना कहीं यूज हो जाए। स्केलेबिलिटी यही है कि सॉफ्टवेयर इजीली हैंडल कर सके वर्कलोड को, जितना भी वर्कलोड उस पर आ रहा है वो इजीली बिना कि एरर दिए या फिर बिना लैग करे ही उसको प्रॉपरली परफॉर्म कर सके सारे स्पेसिफिक टास्क को। उसके बाद टेस्टेबिलिटी यही है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इस तरीके से होना चाहिए कि वो कि जो भी उसके टेस्ट होंगे उसमें भी वो क्या करे, पूरा अच्छे से टेस्ट को क्रॉस कर जाए, कोई भी एरर, कोई भी चीज़ें गड़बड़ ना आए उसमें। फ्लेक्सिबिलिटी यही है कि इजीली चेंजेस उसमें हो सके बिना पूरे सिस्टम को खराब करे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर क्राइसिस। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली स्टार्ट हुई थी 1960s में, जब हमारे काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आ गया था, उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अब बिल्कुल पहले से बात करते हैं, 1940s में और 1960s के बीच में ओरिजिन हुआ था। अब क्या ओरिजिन हुआ था, हमारे जो पहले प्रोग्रामिंग होती थी ना वो मशीन लैंग्वेज में होती थी, ठीक है, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते थे, कोई प्रॉपर हमारे पास मेथड नहीं होते थे, और मेनली हम किस पे फोकस करते थे, हार्डवेयर पे फोकस करते थे। उसके बाद 1960 में इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि 1960 से लेके 1980s के बीच में जब हमारा क्राइसिस आ गया था उस टाइम पर। अब सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या था, सॉफ्टवेयर क्राइसिस ये था जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वो फेल होने लगे थे, और जब भी कोई यूजर डिमांड करता था, लेकिन जो हमारे मेकर्स थे वो डिले कर देते थे डिलीवरी देने में सॉफ्टवेयर की, और कई बार बजट फ्रेंडली नहीं थे बनाने में। बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को एक तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे उनको बनाना, बहुत ज़्यादा वर्कर्स हमें चाहिए थे, और दूसरी चीज़ बजट भी हमें काफ़ी चाहिए था। तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया था, बहुत सारे एरर्स आने लगे थे। उसके बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर उसके बाद में हमारे 1990 से 1999 में इंटरनेट एरा आया। इंटरनेट एरा, हम तो आ चुके थे जब इंटरनेट एरा आया था। तो फिर बात करते हैं, तो इंटरनेट एरा आया, उसमें इंटरनेट आ गया, पीसी पे काम होने लग गया, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पॉपुलर थे उस टाइम पे, विंडोज कि लिनक्स, ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई थी। फिर 2019 ये एजाइल एरिया था। एजाइल एरिया में क्या था कि अब तो भाई पीसी पे काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर पीसी पे चल रहे हैं, ब्राउजर पीसी पे चल रहे हैं, बहुत सारे वेब ब्राउजर्स आ गए थे उस टाइम पे इंटरनेट एरा में। लेकिन हमारे पास कुछ इजी वे भी तो होनी चाहिए ना, हर जगह हम पीसी या कंप्यूटर थोड़ी लेके जाएंगे। तो फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस हुए थे मोबाइल फोन्स, फिर जो था रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनने लगी, बहुत सारे वेब ब्राउजर्स चलने लगे फ़ोन पे। तो एक तरीके से फ़ोन वाला एरा आ गया था हमारा। कस्टमर के फीडबैक पे हम काम करने लगे थे। उसके बाद 2010 से लेके प्रेजेंट अब जो चल रहा है हमारा मॉडर्न एरा चल रहा है। मॉडर्न एरा में क्या है हमारा, अब तो एआई आ गया है, मशीन लर्निंग आ गई, डीप लर्निंग आ गई, तो ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई हैं। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस की। अब सॉफ्टवेयर क्राइसिस में क्या हुआ था कि बहुत सॉफ्टवेयर की क्राइसिस आ गई थी, जब हमें डिमांड चाहिए थी सॉफ्टवेयर की तो वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, बजट नहीं था प्रॉपर इतने बड़े सिस्टम्स को बनाने का, बहुत ज़्यादा एरर्स आ रहे थे, प्रॉपर प्रिंसिपल्स नहीं थे हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। तो एक तरीके से क्राइसिस आ गया था। अभी जो क्राइसिस था इसके रीज़न क्या थे, एक तो प्रॉब्लम ऑफ स्केल, जितनी डिमांड थी उतना ज़्यादा हम प्रॉपरली अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को प्रॉपरली
प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे सॉफ्टवेयर्स को। सॉफ्टवेयर इज एक्सपेंसिव, जो सॉफ्टवेयर था वो एक्सपेंसिव था, तो कहीं ना कहीं हमें प्रोफेशनल्स ही चाहिए थे उसको बनाने के लिए, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। लेट डिलीवरी हो रही थी क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो कि गिवन टाइम पे हमारे कंप्लीट नहीं हो पाए थे। सॉफ्टवेयर इज अनरिलायबल, मतलब कि कई बार ऐसे एरर्स आ जाते थे जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। इनकंसिस्टेंसी प्रोडक्टिविटी, इनकंसिस्टेंसी प्रोडक्टिविटी में क्या था कि प्रॉपर तरीके से, जैसे कि 6 महीने में एक प्रोजेक्ट बन रहा है, एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, 1 साल में एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो प्रॉपर तरीके से प्रोडक्टिविटी नहीं थी, इनकंसिस्टेंसी थी बिल्कुल। अब सॉल्यूशन इसके क्या हुए, एक तो रिडक्शन इन सॉफ्टवेयर बजट वेस्ट, एक तो बजट में क्या होना, प्रॉपर प्लानिंग होने लगी, प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगे हम, ठीक है, तो वेस्ट ऑफ मनी बच गया था हमारा। दूसरा, क्वालिटी देने लगे, ठीक है, टेस्टिंग करने लगे, रिव्यू करने लगे, जिससे कि ज़्यादा के ज़्यादा बग्स ना आए या फिर एरर ना आए। और प्रॉपर टाइम शेड्यूलिंग होने लगी कि अच्छा इतना टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर को बनने में, तो हम इस टाइम तक आपको डिलीवर कर देंगे। उसके अलावा हमारा एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स आने लगे, हम उनको हायर करने लगे जो कि बिल्कुल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स थे। एंड क्लियर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, हम पहले ही पूछ लेते थे कि आपको बनवाना क्या है सॉफ्टवेयर, ये नहीं है कि बाद में जाके चेंज कर दिया अपनी चीज़ें, ठीक है, प्रॉपर बता दो भैया यही आपकी रिक्वायरमेंट है, हम उसी हिसाब से बना देंगे, बाद में कुछ नहीं बोलना कि ऐसा नहीं मिल पाया, ये नहीं मिल पाया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्सेस कन्वेंशनल इंजीनियरिंग। अब बेसिक डिफरेंस और हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कन्वेंशनल इंजीनियरिंग में क्या है। फर्स्ट हम फील्ड की बात करते हैं। देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें साफ पता चल रहा है ये कंप्यूटर से और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। कन्वेंशनल इंजीनियरिंग से हमें साफ पता चल रहा है ये फिजिकल प्रोडक्ट और मशीन से रिलेटेड है, ठीक है। सेकंड, किस टाइप के प्रोडक्ट ये बनाते हैं, ये हमारे प्रोग्राम्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाता है और एप्लीकेशंस बनाता है। कन्वेंशनल इंजीनियरिंग में हम क्या बनाते हैं, कार्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं और बिल्डिंग्स बनाते हैं। नेक्स्ट, नेचर क्या होता है प्रोडक्ट का। सॉफ्टवेयर को हम कभी टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अनटचेबल होते हैं और इनको हम इजीली टच कर सकते हैं, क्योंकि कार को तो ऑफकोर्स बैठ के चला रहे हैं तो टच तो कर ही रहे हैं। डेवलपमेंट वर्क इज डन बाय राइटिंग कोड, ठीक है, हम राइट करते हैं कोड्स को तब काम होता है। इसमें हम क्या करते हैं, मशीन्स पे काम करते हैं फिजिकल मटेरियल्स को यूज करके। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं। इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, ठीक है, पहले से ही काम स्टार्ट करने से पहले ही। मॉडिफिकेशंस, इसमें इजीली हम लेस कॉस्ट के साथ भी अपडेट प्रोवाइड करा सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, बट इसमें मॉडिफिकेशन बहुत मुश्किल है और एक्सपेंसिव भी है। टेस्टिंग जो होती है वो हमारा जब हम बना रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसी टाइम पे हमारा हो जाता है डेवलपिंग स्टेज पे, लेकिन इसमें टेस्टिंग जो होती है वो पूरा बनने के बाद होता है। अब गाड़ी पूरी बनाने के बाद ही तो चला के देखोगे, या फिर बस इंजन फिट करके चला के देख लेना, उसमें हैंडल लगा ना उसमें ब्रेक लगे, पॉइंट है ना। इसी तरीके अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो डिपेंड करती है टाइम पे और डेवलपर्स पे, और इसमें कॉस्ट हमारी डिपेंड करती है मटेरियल पे और लेबर पर। हाँ, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, नो फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग नीडेड, हमें कुछ चीज़ नहीं बनानी है फिजिकली जो दिखे, इसमें हमारी सारी जो हमारा काम है वो है ही फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग का। मेंटेनेंस इसमें इजी है, अपडेट करना और मेंटेन करना, और इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बाद में करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के, एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या उसके फीचर्स होने चाहिए, इन सब के बारे में तो ये हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि हम ऊपर भी एक बार देख चुके थे, वो ही पॉइंट्स हैं, तो थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो लेस कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, जिससे कि बहुत सारे यूजर तो यूज ही नहीं कर पाएंगे, अरे यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। मॉडलिटी, इजीली हम क्या कर सकें, उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकें और इजीली उसको बना सकें। अंडरस्टैंडेबल, मतलब कोड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जो इजीली किसी के भी समझ में आ जाए। रीयूजेबिलिटी, बहुत सारे पार्ट जो हो सॉफ्टवेयर के वो रीयूजेबल हो, हम बाद में भी अदर प्रोजेक्ट्स में उसको यूज कर लें।
जो यूजर्स हो, लर्नेबिलिटी ये है कि जो यूजर्स हो वो इजीली समझ पाए, सीख पाए कि हमें मेनली सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूज करना है। पोर्टेबिलिटी में यही है कि किसी मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी वो इजीली रन कर जाए हमारे सॉफ्टवेयर। अडेप्टेबिलिटी यही है कि वो इन्वायरमेंट के साथ या फिर नए चेंजेस के साथ एडजस्ट कर ले, ठीक है, अडेप्ट कर ले। फ्लेक्सिबिलिटी यही है कि इजीली हमें मॉडिफिकेशंस मिल जाए बिना ज़्यादा कॉस्ट दिए और ना ज़्यादा टाइम दिए। टेस्टेबिलिटी यही है कि इजीली टेस्ट हो जाए कि सही है या फिर सही नहीं है हमारा सॉफ्टवेयर। इफिशियंसी यही है कि मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करके हम उसको बना सके और काम भी हमारा जल्दी हो सके। स्केलेबिलिटी कि जब भी हमारे पास वर्कलोड बढ़ जाए, सॉफ्टवेयर जब भी अच्छे से काम करे। मेंटेनेबिलिटी हम इजीली उसको मेंटेन कर पाए, लो कॉस्ट पे ही उसको मतलब नेक्स्ट जनरेशन के लिए या फिर नए अपडेट के लिए उसको प्रॉपरली अपडेट कर पाए। रोबस्टनेस का मतलब है कि जो हमारा काम है वो प्रॉपर तरीके से हो, जो हम इनपुट दे रहे हैं उसका एक्यूरेट ही हमें आउटपुट मिले, ऐसे ना हो कि अनएक्सपेक्टेड हमारे पास क्या आए, एरर आए। रिलायबिलिटी यही है कि प्रॉपर बिना फेलियर के वो काम करता रहे, ठीक है। सिक्योरिटी हमारा क्या है, सिक्योरिटी हमारा सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट करे हमारे डेटा को अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड अटैक से। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इम्पॉर्टेंट, फिर से बोल रही हूँ, नोट्स को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सारी चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएगी, PYQs मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर यूनिट के नोट्स मिल जाएंगे आपको। कुछ बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स पढ़ के जाओ, 100% आपका पेपर नोट्स में से आएगा, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो हाथ के हाथ आप याद करते रहो, रिवाइज करते रहो और मार्क करते रहो। SDLC क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब दिमाग में क्या आ रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मतलब क्या होगा, इसका एक सॉफ्टवेयर को हम किस तरीके से बनाते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, क्या क्या उसमें स्टेप्स आते हैं, वो उसकी लाइफ साइकिल होती है। तो एक सॉफ्टवेयर को बनाने की लाइफ साइकिल क्या है, मेनली ये है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है कि कैसे हम हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसके सारे फेजेस होते हैं, फ्रॉम प्लानिंग टू मेंटेनेंस, शुरुआत के प्लानिंग से लास्ट के उसको मेंटेनेंस, उसको मेंटेन करने के सारे स्टेप्स इसके अंदर आ जाते हैं। अब इसके फेजेस की बात करें तो सबसे पहला फेज है इसका, इसमें मैं आपको समझा देती हूँ, फिर बाकी पॉइंट्स हमको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फेजेस ऑफ SDLC हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा है प्लानिंग एंड फीजिबिलिटी स्टडी। सबसे पहले प्लानिंग क्या है, देखो हमने कोई प्रोजेक्ट सोचा, हमें ये वाला प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, गोल्स होंगे, स्कोप होगा, ठीक है। ये सब क्या हमारे प्रोजेक्ट की कुछ चीजें हैं जो हमें पहले से ही पता होनी चाहिए, या फिर इसका फर्स्ट फेज है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज इसका ये आ गया कि हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रोजेक्ट के गोल्स देखने हैं, बजट देखना है, टाइम देखना है, सारे रिसोर्सेज देखने हैं, रिस्क देखने हैं, क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, और मेनली उसकी फीजिबिलिटी स्टडी करनी है। अब आप पूछोगे फीजिबिलिटी स्टडी क्या है मैम, देखो फीजिबिलिटी स्टडी होती है काफी ज्यादा टाइप्स की, ठीक है। जैसे कि मेनली बात करते हैं टेक्निकल, कि जो भी हमारा कस्टमर या फिर जो हमारा क्लाइंट हमसे बनवा रहा है सॉफ्टवेयर, क्या सच में वो टेक्निकली पॉसिबल है, समझ पा रहे हो, क्या वो उन टेक्नोलॉजीज को यूज करके बन भी पाएगा जो आज के टाइम में है, या फिर वो कुछ ऐसा बनाए कि मैम ऐसा सॉफ्टवेयर बना जिसमें क्लिक करूं और वो मेरे अंदर की सारी चीजें मुझे बता दे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलने वाला हूँ, सब कुछ, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है अभी। तो टेक्निकल फीजिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, कि ऐसा ना हो कि उसमें 10 करोड़ रुपए लग रहे हैं कि उतने ही पैसों में जितना मेरा बजट है वो बन पाए, ठीक है। मतलब ये कुछ फीजिबिलिटीज होती हैं जो हम चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर रियल लाइफ में बनाना पॉसिबल भी है या फिर नहीं है।
अब सेकंड हमारा जो पॉइंट आ जाता है, सेकंड जो हमारा फेज आ जाता है वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मतलब क्या हो गया हमारा कि जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हमारा स्टेक होल्डर या फिर क्या हमारा क्लाइंट हमसे चाहता है। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके साथ मीटिंग फिक्स करेंगे कि हाँ भाई तुम्हें कैसा बनवाना है मुझे बताओ, अच्छा ये रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। हम उसके साथ डिस्कशन कर लेंगे, फिर फंक्शनल नॉन फंक्शनल सारे हम अपने रिक्वायरमेंट्स को देख लेंगे। उसके बाद अब भाई उसने रिक्वायरमेंट्स तो बता दी मुझे ये चाहिए, बाद में वो मुकर गया कि नहीं मुझे तो ये वाला फीचर भी ऐड कराना था, मैंने तो आपसे बोला था। तो इसीलिए मेन डॉक्यूमेंट SRS डॉक्यूमेंट भी हमारा क्या होता है, साइन होता है या फिर बनाया जाता है। ठीक है, कि हमारे पास भी एक प्रूफ हो कि ये बात हमने की थी, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, जिससे बाद में फर्दरली चेंज ना हो सके। थर्ड हमारा जो आ जाता है वो है हमारा डिजाइनिंग। अब हमारे डिजाइनिंग में क्या आ जाता है, डिजाइनिंग में हमारे सिस्टम का पूरा डिजाइन आ जाता है कि हमारा सिस्टम कैसा दिखेगा, उसका इंटरफेस कैसे होगा। एक तरीके से ब्लूप्रिंट बनाते हैं हम अपनी कोडिंग का, क्योंकि हम ऐसे थोड़ी ना, उसने हमें बताया कि अच्छा हम क्लिक करें तो ब्लू कलर का हो जाए कि सिर्फ उसने हमें बताया और हमने कोडिंग स्टार्ट कर दी, नहीं। पहले हम उसका एक तरीके से क्या बनाएंगे, फिग्मा बनाएंगे, उसका एक डिजाइन बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद कोडिंग स्टार्ट होगी। फिर हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है, कोडिंग स्टार्ट हो जाती है कि कौन सा कोड हम यूज कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग मॉड्यूल्स को डेवलप किया जाता है अलग अलग सेपरेटली और फिर उनको ज्वाइन कर दिया जाके एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है। फिफ्थ पार्ट हो गया हमारा टेस्टिंग। टेस्टिंग में यही है कि जो भी सॉफ्टवेयर हमने बनाया है उसमें क्या क्या एरर्स आ रहे हैं, क्या क्या बग्स आ रहे हैं, कोई उसमें परफॉर्मेंस इशू तो नहीं है, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, ये सब हमारा टेस्टिंग के अंदर आ जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट फेज आता है डिप्लॉयमेंट एंड द मेंटेनेंस। मतलब कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, यूजर्स को प्रोवाइड किया जाता है, और जो भी एरर्स उसके अंदर आते हैं जब यूजर यूज कर रहा है, देखो एक बार तुमने टेस्ट कर लिया, लेकिन जब यूजर यूज कर रहा है क्या पता अलग तरीके के एरर्स आने लगे, तो कुछ प्रॉपर टाइम दिया जाता है, या फिर समझ लो 3 मंथ्स का 1 ईयर का टाइम दिया जाता है। ठीक है, कि आप देख लो, यूजर से चेक करा लो, उसको यूज करके देख लो, जो जो एरर्स आएंगे हम उनको फिक्स कर देंगे, और बाद में उसके न्यू फीचर्स भी ऐड कर दिए जाते हैं, लेकिन उसकी प्लस कॉस्ट होती है अलग से इस टाइम के अलावा अगर कोई कराता है तो। ठीक है, ऐसे तो अपडेट्स आते ही रहेंगे ना लाइफ में, ऐसे तो हम नहीं है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते रहेंगे। तो जो उस टाइम पे आपको कराना है ऐड, जो हमारे टाइम पीरियड में है वो इजीली हो जाता है, उसके बाद आपको कराना है तो वो आपको अलग से कॉस्ट देनी पड़ती है। अब हमारे SDLC मॉडल्स भी हैं, जैसे कि हमारे क्या क्या मॉडल्स है अगर हम देखते हैं तो देखो SDLC मॉडल्स में हमारे ये नीड आप इजीली पढ़ सकते हो। नीड वही है कि क्लीन स्ट्रक्चर डायरेक्शन मिल जाता है, प्लानिंग हो जाती है, प्रॉपर सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, रिस्क का पहले ही पता चल जाता है, क्वालिटी हमें अच्छी मिलेगी, ये सब पता चल जाता है, ये आप पढ़ लेना। मॉडल्स की बात करते हैं तो सबसे पहला मॉडल हमारा वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम्स में आता है ज्यादातर। ठीक है, तो अगर वाटरफॉल मॉडल की बात करें तो ये सबसे पहला मॉडल था जो 1970 में आया था, जो कि हमें बताता है कि किस तरीके से हम अपने सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। इसका दूसरा नाम है लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी है, जो कि हमें स्टेप बाय स्टेप बताता है एक डायरेक्शन में कि कैसे हमारा सॉफ्टवेयर बनता है। अब आप इसका नाम देखोगे वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल इसका नाम क्यों है, जैसे कि वाटरफॉल ऊपर से नीचे गिरता है, ऐसे ही फ्रॉम स्टेप 1 टू लास्ट स्टेप तक ये हमें 1 to 1 सारे स्टेप्स को बताता है, लाइक दिस। ठीक है, अब इस मॉडल में हमारा जो भी हमारा फेज है वो सबसे पहले एक फेज कंप्लीट होता है, उसके बाद दूसरा फेज शुरू होता है, और एक फेज से आप दूसरे फेज पर कभी भी नहीं जा सकते हो। ठीक है, ना ही ओवरलैपिंग होती है दो फेजेस के बीच में। अब देखो हम यहीं से पूरा पढ़ लेंगे। देखो वाटरफॉल मॉडल में कोई भी फीडबैक नहीं, मतलब कि हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे वापस नहीं जा सकते हैं, हमें एक डायरेक्शन में ही चलना पड़ता है, ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हम चल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फीजिबिलिटी स्टडी की।
फिजिबिलिटी स्टडी वही है कि जो भी हम बनवाना चाह रहे हैं क्या वो फिजिबली है, पॉसिबल, रियल लाइफ में पॉसिबल है। तो इसमें हमारी फिजिबिलिटी स्टडी में हमारी सारी फिजिबिलिटी आ जाती है कि जो सॉफ्टवेयर है बनाना वो पॉसिबल भी है या फिर नहीं है। जैसे कि सारे बजट है हमारे पास, टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है या फिर नहीं है। इसके अंदर हमारी बहुत सारे टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी आ जाती है। सबसे पहले हमारी टेक्निकल फिजिबिलिटी कि जो हमारे पास करंटली अवेलेबल है टेक्नोलॉजी या फिर टूल्स, उससे वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा या फिर नहीं बन पाएगा। इकोनॉमिकल फिजिबल है या फिर नहीं है, मतलब बजट के अंडर बन जाएगा या फिर नहीं बनेगा। ऑपरेशनल, शेड्यूल फिजिबिलिटी और लीगल फिजिबिलिटी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट हम ऊपर से पढ़ चुके हैं, मतलब हमें सारी रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करनी है, ठीक है, अपने स्टेक होल्डर से या फिर अपने क्लाइंट से क्या क्या उनको बनवाना है, और जो वो बनवाना चाहते हैं क्या वो हम बना भी पाएंगे या वो बनवाना करेक्ट है या फिर नहीं है। फिर जो भी स्पेसिफिकेशंस है वो सबको हम एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट में लिखते हैं जिसका नाम है SRS डॉक्यूमेंट, ऊपर बता चुकी हूँ। और यही हमारे आगे के फेजेस का क्या बन जाता है, बेस बन जाता है, ठीक है। थर्ड हमारा आ जाता है डिजाइन, कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर हमारा दिखेगा कैसा, वो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो उसका पूरा आर्किटेक्चर बनाया जाता है एक तरीके से फिग्मा, ठीक है, कि कैसा वो दिखेगा, कैसा उसका इंटरफेस होगा पूरा। उसके बाद हमारी फोर्थ कोडिंग स्टार्ट हो जाती है, सेम ही वो पॉइंट्स है जो हमने SDLC में पढ़े थे। फिर हमारी कोडिंग स्टार्ट हो जाती है, कौन सी हम यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन कौन से कोड यूज कर रहे हैं, और फिर हमारी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग। टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग मतलब कि जैसे ये सॉफ्टवेयर है, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, तो बनाने से पहले हम उसको पार्ट्स में बनाएंगे, मॉड्यूल्स में। ये 1 मॉड्यूल, ये 2 मॉड्यूल, ठीक है। फिर इनकी अलग अलग टेस्टिंग होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट टेस्टिंग। मतलब 1 बाय 1 जो भी हम टेस्टिंग करेंगे 1 बाय 1 वो हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट टेस्टिंग हो जाएगी। अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। इंटीग्रेशन मतलब कि पहले तो हम एक एक करके कर रहे थे, लेकिन अब हम उसको ज्वाइन कर चुके हैं, इंटीग्रेट कर चुके हैं, और उसके बाद हम पूरे सिस्टम की टेस्टिंग करेंगे। एंड 6th हमारा हो जाता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब कि जो भी हमें प्रॉब्लम मिलेगी वो एरर्स को हम फिक्स करेंगे, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। और अडेप्टिव मेंटेनेंस का मतलब जो भी नए हमारे इन्वायरमेंट होंगे या फिर जो भी नए नए चेंजेस आएंगे उनको हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे या फिर उसको प्रॉपरली अपडेट करेंगे। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो जाते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा सिंपल टू अंडरस्टैंड है, ठीक है, सिंपल है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। उसके बाद ईजीली हम सारे फेजेस को मैनेज कर सकते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी होती है एवरी फेज में, और सूटेबल है ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। अब इसका यूज़ क्या है, ठीक है, यूज़ क्या है कि हम इसको, एक तो वही रिक्वायरमेंट्स हमें क्लियरली पता चल जाती है, ठीक है, बाद में कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट है, टेक्नोलॉजी भी स्टेबल है, इन्वायरमेंट भी स्टेबल है, और रिसोर्सेज भी हमारे पास ऑलरेडी होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक क्या थे। एक तो कोई इसका फीडबैक पाथ नहीं है, मतलब कि जैसे कि क्या हुआ, अब ऐसे मान के चलते हैं मैंने सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स बता दी, सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर बन गया, फिर मैं कहूँगी नहीं मुझे स्ट्रक्चर पसंद नहीं आ रहा, इसके स्ट्रक्चर को चेंज करो, ठीक है, इसके डिज़ाइन को चेंज करो। तो वो डिज़ाइन हम चेंज करने वापस रिक्वायरमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं। जो एक बार रिक्वायरमेंट्स लिखी गई, जो एक चीज़ पहले से बन गई वो वैसे ही रहेगी, हम उस चीज़ में वापस नहीं जा सकते। चेंजेस को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कस्टमर ने जो एक बार रिक्वायरमेंट बता दी वो बता दी, उसके बाद में रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं होती है। नो ओवरलैपिंग ऑफ द फेजेस, जब एक फेज कंप्लीट होगा तभी दूसरा फेज हमारा स्टार्ट होगा। दोबारा आपस में ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ काम ये कर रहे हैं कुछ काम ये कर रहे हैं, नो, एक टाइम पे एक ही फेज होगा। लिमिटेड कस्टमर इंटरेक्शन, एक बार तुमने बिगिनिंग में हमें बता दिया क्या करना है वो बिगिनिंग में ही रहेगा, उसके बाद में आप अपनी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा कम होता है।
नो रिस्क मैनेजमेंट, बाद में प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होता है कि आप प्रॉपर रिस्क को मैनेज कर सके, बीच में कोई रिस्क आ गया तो उसका कोई मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल, दैट इज आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, अब ये जो है ना कुछ कुछ वाटरफॉल मॉडल जैसा है लेकिन उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। ठीक है, कैसे कि इसमें हमने कुछ नहीं करा, सब कुछ सेम रखा, बस फीडबैक पाथ को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया कि अब हम कस्टमर का फीडबैक भी भैया ले लेते हैं, कभी नाराज होकर अगली बार हमसे सॉफ्टवेयर ही ना बनाए, कस्टमर ही भाग जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी किसी भी फेज में हमें एरर मिलेगा तो हम प्रीवियस फेज पे वापस से जा सकते हैं। ठीक है, करेक्शंस कैन बी मेड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, और करेक्शंस कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले ही। ठीक है, और ये जो बैकवर्ड मूवमेंट होती है इसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अब हम इसको देख लेते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, अब सोचो कोई रिक्वायरमेंट एनालिसिस के टाइम पे हमें कुछ भी मिस्टेक हो गई हमसे। ठीक है, डिज़ाइन के टाइम पे हमसे कोई मिस्टेक हो गई और हमें वापस से अपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जाना है तो हम इजीली जा सकते हैं, दोबारा कस्टमर से बात कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स को दोबारा से पूछ सकते हैं। कोडिंग के टाइम पे भी कोई एरर आएगा उसको भी हम कर सकते हैं सही, टेस्टिंग में कोई एरर आता है तो हम कोडिंग में जाके वापस से उसको सही कर सकते हैं, कोडिंग में एरर है तो डिज़ाइन में जाके सही कर सकते हैं। ये चीज़ें इजीली हम बहुत इजीली कर सकते हैं, सारे सेम ही पॉइंट्स है, इसीलिए मैंने इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करा है, ये आप वाटरफॉल मॉडल में से देख सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स थी, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने लिख दिया है कि इसमें जो बैक पाथ होते हैं एवरी फेज के लिए, बस एक फीडबैक हमारे पास पाथ नहीं होता है जो कि कहाँ जा सके, फीजिबल स्टडी में जा सके, सिर्फ यहाँ तक ही हमारे पास फीडबैक पॉसिबल हो पाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि इजीली हम क्या कर सकते हैं, एरर को करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम वापस से पुराने फेज में जा सकते हैं। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है वाटरफॉल मॉडल के अकॉर्डिंगली, इजी टू अंडरस्टैंड है और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देता है क्योंकि हम वापस से पीछे जाके अपनी गलतियों को सही कर सकते हैं। कोई ऐसा हमें लाइफ में भी कोई चीज़ मिल जाती जिससे कि पुराने जो भी गलतियां हैं वो हम सही कर पाते तो बहुत मज़ा आता, अपने पास्ट में जाके अपनी सारी चीज़ें अच्छी कराते और फिर से फ्यूचर में आ जाते, क्या ज़िंदगी होती। अब इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि सबसे पहली चीज़, हम फीजिबिलिटी स्टडी में वापस नहीं जा सकते हैं। ठीक है, बाकी इन सब में जा सकते हैं लेकिन इस वाले पे वापस नहीं जा सकते हैं। दूसरा यही है कि सूटेबल मतलब कि रिक्वायरमेंट चेंज फ्रिक्वेंटली। अगर सोचो बार बार, अब इसमें ये प्रॉब्लम है ना, देखो बार बार यूजर कहने लगा नहीं ये वाला चेंज कर दो, ये वाला चेंज कर दो, तो ऐसे तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे ना बार बार चेंजेस करके, कि ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। और जो कस्टमर है वो सीधा अंटिल द फाइनल डिलीवरी, बस इसमें एक और दिक्कत है कि जो कस्टमर है ना वो प्रोडक्ट को देख नहीं सकता है जब तक उसके पास फाइनली ना जाए। मतलब ये नहीं कि लाओ कितना बन गया, लाओ मुझे दिखा दो, नहीं, जब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कस्टमर नहीं देख सकता। अब आ जाता है प्रोटोटाइप मॉडल। अब प्रोटोटाइप मॉडल सुन के आपको क्या लग रहा है, प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप एक होता है डमी मॉडल या फिर टॉय। ठीक है, अब प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है, वही सॉफ्टवेयर की वर्किंग होती है कि कैसा हमारा सॉफ्टवेयर दिखेगा वो हमें पहले से पता चल जाता है। आप समझे कैसे, मैं बताती हूँ फिर से। देखो प्रोटोटाइप मॉडल में हम एक डमी बनाएंगे, जैसा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हमें पता चल गई तो हम क्या करेंगे, एक डमी बना लेंगे। ठीक है, अब हमने एक डमी बना के अपने कस्टमर को दिखा दिया कि भाई तुमने जो जो रिक्वायरमेंट हमें बताई थी उसके हिसाब से जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप मॉडल बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइप इज अ स्मॉल इनकम्प्लीट sample version of the system that helps the customer to understand the final product look। जैसा भी प्रोडक्ट उसका फाइनली बनने वाला है उसका एक स्मॉल वर्जन होता है, एक डमी होता है जिससे कि वो देख सके कि फाइनल आउटपुट कैसा दिखेगा। ठीक है, अब इसके स्टेप्स भी हम यहीं पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर से सारी रिक्वायरमेंट्स ले लेंगे। ठीक है, कि क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हमने सारे रिक्वायरमेंट्स ले ली,
अब सारी रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद हम क्या बनाएंगे, क्विक डिजाइन बनाएंगे कि वो कैसा हमारा दिखेगा, दिखाने उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे उसका प्रोटोटाइप। ठीक है, उसका एक सैंपल वर्जन बना लेंगे, उसका एक सैंपल बना लेंगे। सैंपल बनाने के बाद हम अपने कस्टमर को दिखा देंगे कि भाई लो ऐसा तुम्हारा दिखेगा, क्या दिखेगा, ऐसा तुम्हारा सिस्टम बनने के बाद दिखेगा। अब इसके बाद क्या होगा, जो भी उसे अगर कोई चेंजेस दिखते हैं या फिर कस्टमर कोई भी चेंजेस अपने बताता है कि चेंज दिस, कोई भी चेंजेस बताता है, तो वो फिर से हमारा क्या चला जाएगा, क्विक डिजाइन में हम फिर से उसका डिजाइन बनाएंगे, फिर से उसका सैंपल बनाएंगे, फिर से कस्टमर से चेक कराएंगे। ऐसे करके जब तक हमारा फाइनलाइज नहीं हो जाता है तब तक हम ये चलता रहेगा। उसके बाद जब हमारा फाइनल हो जाएगा, अगर एक्सेप्ट कर लिया हमारा कस्टमर ने बोला कि हाँ अब बिल्कुल परफेक्ट है, उसके बाद हम उसका डिजाइन बनाएंगे, फिर उसकी कोडिंग होगी, फिर उसकी टेस्टिंग होगी, फिर उसका मेंटेनेंस होगा, मतलब मेंटेनेंस, न्यू अपडेट्स वगैरह। ये हमारा प्रोटोटाइप लेवल हो गई और ये हमारा आइटरेटिव डेवलपमेंट हो गया। अब इसके फेजेस जो हैं वो सेम फेजेस है कि पहले रिक्वायरमेंट लेंगे हम कस्टमर से, कैसा उसको चाहिए, फिर हम एक रफ डिज़ाइन बनाएंगे कि कैसा सिस्टम हमारा फाइनल बनेगा। उसके बाद हम एक प्रोटोटाइप बनाएंगे उसके लिए, फिर हम उससे पूछेंगे कि भाई ठीक लग रहा है तुम्हें, अगर वो कोई चेंजेस बताता है तो वो चेंजेस हम कर लेंगे। उसके बाद ये सेम स्टेप्स हैं एज प्रीवियस। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि एक तो एरर्स इजीली पता चल जाएंगे, जब इतनी बार हम कस्टमर को दिखा रहे हैं अब तो वो बता ही देगा ना क्या क्या प्रॉब्लम्स है। उसके बाद बहुत इजी है फीडबैक लेना, कस्टमर का बिल्कुल एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है कि भाई अगर तुमने बाद में कुछ बोला तो वो तुम्हारी गलती होगी, हमने तो आपसे 10 बार पूछ लिया है, मेरी कोई गलती है नहीं अब की बार। मॉडिफाई करना इजी है, फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा, और कस्टमर को भी अच्छे से सेटिस्फाई करता है क्योंकि उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल कर देते हैं। डिसएडवांटेजेस यही है, टाइम बहुत लगेगा क्योंकि बार बार सेम चीज़ें करते रहेंगे, बार बार सेम चीज़ें करते रहेंगे तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी। भाई जब तुम बार बार चेंजेस करा रहे हो तो भाई पैसा तो लगेगा ना, बार बार हमें चेंज करने, हमारी टीम का काम लगेगा। अब इसके यूजेस क्या है, जब हमारी रिक्वायरमेंट्स हमें प्रॉपरली ना पता हो, हमें बीच बीच में कुछ ऐड कराना हो तब यूज़ कर सकते हैं। जब हमें इंटरेक्शन अपना हाई रखना है अपने प्रोजेक्ट बनने में, रिक्वायरमेंट हमारी बार बार चेंज हो सकती है तो उस टाइम पे। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा आ जाता है स्पाइरल मॉडल, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो स्पाइरल मॉडल जो है वो एक रिस्क बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है जो 1988 में बना था। इसका मेन काम है कि हम पहले ही अपना पूरा रिस्क देख लेते हैं, क्या रिस्क हमारा आ सकता है इनिशियल स्टेज पर बिना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को स्टार्ट करें पहले ही। ठीक है, ये कंबाइन करता है फीचर्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल। अगर हम मेनली देखें तो इस मॉडल के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, बहुत सारे ऐसे लूप्स होती हैं। ठीक है, और जो एक लूप होती है ना, जैसे ये एक लूप है तो ये 1 फेज हो गया, ये दूसरी लूप है तो ये 2 फेज हो गया, तीसरी लूप में तीसरा फेज हो गया। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ लूप्स फिक्स्ड नहीं होती है, कितनी बार भी हम उस चीज को रिपीट कर सकते हैं, उस फेज को रिपीट कर सकते हैं। इस जितनी बड़ी रेडियस होगी उतने ही ज़्यादा कॉस्ट होगी। ठीक है, अगर इंक्रीज होगी रेडियस तो इंक्रीज होगी कॉस्ट। तो जो हमारी ईच लूप है, जो एक लूप है वो 4 हिस्सों में डिवाइड होती है। पहला जो हमारा आ जाता है, पहले हम देख लेते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि हम सारी रिक्वायरमेंट्स ले लेंगे, क्या क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर हम बनाने वाले हैं वो मेनली क्या बात कहना चाह रहा है, क्या चीज़ चाहता है, वो सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा, उसकी क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, वो सब हम मतलब वही सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने टाइम को, अपनी कॉस्ट को, जो जो हमारे प्रोजेक्ट में लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड आ जाता है हमारा रिस्क, हमारे क्या क्या इसमें रिस्क आ सकते हैं। ठीक है, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, फाइनेंशियल हो, टाइम रिलेटेड हो। फिर उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि अच्छा ये रिस्क आ रहे हैं तो इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं।
ठीक है, फिर आ जाता हमारा थर्ड। इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्जन बनाएंगे। पहले हमने सारी इंफॉर्मेशन ले ली, इंफॉर्मेशन लेने के बाद हमने उसमें रिस्क देख लिया, रिस्क का सॉल्यूशन देख लिया, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, अपना एक फेज बनाएंगे, मतलब एक प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट हमारा बन गया, उसके बाद फोर्थ में हम उसको रिव्यू करेंगे फिर से, कि एक बार चेक करेंगे, एक बार टेस्ट करेंगे, एक बार दोबारा चेक करेंगे। अगर उसमें कोई भी हमें रिक्वायरमेंट है जिसमें हम सेटिस्फाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इस साइकिल को रिपीट कर देंगे। ठीक है, फिर से ये लूप रिपीट हो जाएगी। इसको हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, या फिर जब हमें रिस्क पहले ही पता करना होता है, और ये मीडियम टू हाई रिस्क प्रोजेक्ट में भी यूज होता है। अब इसके एडवांटेजेस ये है कि शुरू में हमें सारे रिस्क पता चल जाते हैं, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। ईजी कॉस्ट एस्टिमेशन ड्यू टू स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसका हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। कस्टमर भी पूरा इन्वॉल्व रहता है, बड़े प्रोजेक्ट में भी यूज आता है, और फ्लेक्सिबल भी होता है चेंजेस करना। डिसएडवांटेज यही है, एक्सपेंसिव होगा, ज्यादा बार लूप घुमाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा, जितनी ज्यादा लूप्स होंगी उतना ही ज्यादा कॉस्ट लगेगी। टाइम कंज्यूमिंग है, डिफिकल्ट है मैनेज करना, एक्सपीरियंस्ड बंदे ही चाहिए क्योंकि बार बार चेंजेस करने हैं, और स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, और प्रोटोटाइप भी जो बनता है वो दोबारा यूज नहीं हो सकता है क्योंकि फिर से चेंजेस हो जाएंगे रिक्वायरमेंट्स को। एंड हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल एंड इवोल्यूशनरी मॉडल। अब एक बात सोचो, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, अब मुझे इसमें क्या करना है, थोड़े से और चेंजेस करने हैं, तो मैंने इसी का एक और हिस्सा बना दिया। अब इसमें मुझे कुछ चीजें और ऐड करनी है, तो मैंने इसमें क्या कर दिया, एक और पॉइंट ऐड कर दिया। मतलब कि एक प्रोजेक्ट को हम, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इसके हम सब मॉडल बनाते हैं, सब मॉड्यूल 1 2 3। जैसे कि अब हम एक तरीके से मान सकते हैं कि पहले हमने मेट्रो स्टार्ट करी। अब मेट्रो पहले कहाँ जाती थी, मान लेते हैं मेरठ तक आती थी, फिर मेरठ से नोएडा, फिर नोएडा से ग्रेटर नोएडा। तो क्या हुआ, हमने धीरे धीरे उस चीज में और चीजें ऐड करके उसको बड़ा बड़ा बनाते चले गए। पहले समझ लो हमारे पास कीपैड वाले फोन आते थे, फिर उसके बाद हमारे पास ऐसे स्क्रीन टच वाले फोन आने लगे, अब हमारे पास फोल्डेबल फोन आने लगे, अब कुछ आने लगा कुछ आने लगा। ठीक है, तो इसी को हम रिवॉल्यूशनरी मॉडल एक तरीके से बोलते हैं कि इसमें क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं स्मॉल पार्ट्स में, और धीरे धीरे नए फीचर्स को ऐड करते रहते हैं, और प्रीवियस वर्जन को और ज्यादा अपडेटेड और मॉडर्न बनाते रहते हैं। जैसे कि हमें क्या चाहिए था, पहले हमने सारी रिक्वायरमेंट ले ली, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी, फिर हमने क्या करा, पहले एक डिज़ाइन बनाया, उसकी टेस्टिंग करी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करी, फिर हमने इसमें कुछ ऐड करे फीचर्स, उसमें हमने दूसरा बनाया, ठीक है, दूसरा मॉडल बनाया, ठीक है, फिर हमने उसकी टेस्टिंग करी, फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन करा, फिर हमने तीसरा मॉडल बनाया, फिर उसकी टेस्टिंग करी, फिर इम्प्लीमेंटेशन करी। ठीक है, इसकी वर्किंग क्या होती है, पहले हम सारी रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट कर लेंगे, फिर हम मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे। पहले पहला मॉड्यूल बनाएंगे बेसिक सिस्टम, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें मोर फीचर्स ऐड करेंगे, और फिर थर्ड में हम इसमें फिर से और ज़्यादा फीचर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एंड लास्ट में हमेशा हम पुराने वाले वर्जन को हमेशा और ज़्यादा अच्छा उसको बनाते रहेंगे, उसको और ज़्यादा डेवलप करते रहेंगे। इसके एडवांटेजेस ये हैं, एक तो अर्ली डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, ईजी है हैंडल करना चेंजेस को, कंटिन्यूस कस्टमर का फीडबैक मिल जाता है, रेस्टलेस रिस्क बहुत ज़्यादा कम है, और इजी है टेस्ट करना। ठीक है, और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, एक तो प्रॉपर प्लानिंग चाहिए हमें, वरना तो हम बार बार इतने सारे मॉडल्स बनाते रहेंगे। ठीक है ना, तो हम पहले प्लानिंग बना लेंगे, अच्छा पहले हम सिर्फ एक घर में नींव रखेंगे, पहले हम घर की नींव बनाएंगे, फिर उसके ऊपर हम छत रखेंगे, फिर उसमें पेंट करेंगे, फिर उसको ऐसे सजाएंगे, इसका इंटीरियर बनाएंगे, इस तरीके से। फिर कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो सकती है भाई, इतने ज़्यादा हम चेंजेस करते रहेंगे उसमें,
और ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट यूनिट बहुत इजी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो कि नेक्स्ट सब्जेक्ट आप कौन सा पढ़ने चाहते हो। इसकी बाकी यूनिट्स भी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।